उनके हेड ऑफ इक्विटी जो आज हमारे साथ है, नीलोत्पल सहाय, वो भी आज ही इज गोइंग टू बी टॉकिंग टू अस ऑन इक्विटी मार्केट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज एट द करंट लेवल दैट आर प्रिवेलिंग। राइट, उनका जो सबसे पुराना फंड इंडिया में जो है वो HSBC लार्ज इक्विटी फंड है, जो 2002 से शुरुआत हुई थी, और तब से आज तक अगर हम बात करें तो 18 साल में तकरीबन 18% कैगर इन्होंने दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 20 टाइम्स पैसा इन्होंने 18 साल में बनाया हुआ है उनके इक्विटी फंड से। तो आज हमारे साथ जो दो शख्स है HSBC से, उनमें से एक है मधु नायर जी, और मधु इज बेसिकली हेड ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है इंडियन डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरनेशनल सेल्स में भी इन असेट मैनेजमेंट कंपनीज। खुद एक MBA इन फाइनेंस एंड BSc इन केमिस्ट्री है। एंड HSBC में आने से पहले इन्होंने बहुत सारी असेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे इन्वेस्को, कोटक महिंद्रा, कोटक पायनियर में उन्होंने काम किया हुआ है। दूसरे शख्स जो हमारे साथ है, ये HSBC के हेड ऑफ इक्विटीज है और खुद भी फंड हेड ऑफ इक्विटीज और फंड मैनेजर है, नीलोत्पल सहाय, जो करंटली HSBC में और इज हेड ऑफ इक्विटी सिंस 2017। उनका इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो 1991 से एक्सपीरियंस है, और इससे पहले वो ही वाज अ डायरेक्टर इन IDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी इन मुंबई। राइट, सो हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एज ऑफ अनसर्टेनिटी। राइट, तो आज की सेमिनार के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करूं, वेबिनार के लिए सबसे पहले इनवाइट करता हूं मधु को, एंड मधु विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, एंड प्लीज बी वेरी अटेंटिव एज दिस इज अ सेशन नॉट टू बी मिस्ड। वेलकम Madhu, welcome to this webinar. We already have got 600 people, and over to you. थैंक यू प्रसाद, धन्यवाद सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन अराउंड 7 o'clock 7 साढ़े 7 बज गए हैं। आज हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी के बारे में। माहौल वैसे ही है अनसर्टेनिटी, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे क्या इन्वेस्टर्स आज के तारीख में और क्लाइंट्स क्या महसूस कर रहा है। और आप लोग हर जैसे प्रशांत ने बताया, आप लोग काफी न्यूज सुनते आ रहे हैं। कोरोना वायरस हो गया है, अदर अनसर्टेनिटी, इंडिया चाइना चल रहा है, US चाइना एक तरफ चल रहा है, सो काफी अनसर्टेनिटी का माहौल है। वो अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे हम, और क्या हमको लग रहा है एज HSBC ये अनसर्टेनिटी में हमको करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। कौन सा एसेट क्लास में जाना चाहिए, कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, और कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट्स को इसके पार करना चाहिए। दैट इज व्हाट मेजरली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। उससे पहले मैं 2 स्लाइड शेयर करूंगा, एंड आफ्टर दैट नीलोत्पल आएंगे। नीलोत्पल जी आपको बताएंगे कि इक्विटी में क्यों अभी करना चाहिए किसी को निवेश, और क्या स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। मुझे 1 मिनट दीजिए आप लोग, ये मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए। ये रहा एज ऑफ अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी हम लोग बात करते हैं, अनसर्टेनिटी का भी एक मेजरमेंट हुआ है। सो आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो अनसर्टेनिटी का मेजर है, क्या लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। ये कोई मार्केट का ग्राफ नहीं है, उतार चढ़ाव का ग्राफ नहीं है, ये सारे इवेंट्स को कैप्चर किया है, और वो टाइम पे लोगों का मन में क्या दुविधा चल रहा है वो ग्राफ में बताया गया है। तो आप इसमें देखोगे कि एशिया क्राइसिस के टाइम पे क्या अनसर्टेनिटी रहा है, लोगों का मन में क्या दुविधा रहा है, और 9/11 के टाइम पे क्या दुविधा रहा है, फिर ईरान के टाइम में, लेमन के टाइम में। मुझे ये ग्राफ इसके लिए दिखाना था, आज के तारीख में सबसे ज्यादा पिछले 15-20 सालों का अनसर्टेनिटी है, उससे सारे अनसर्टेनिटी से ज्यादा अनसर्टेनिटी लोगों के मन में है। सो कोई नई बात नहीं है, बट सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रहा है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में 2017 में जब भी था, अभी यूएस ट्रेड टेंशन के बारे में, इससे भी ज्यादा कोविड के बारे में जो दुनिया में चल रहा है अनसर्टेनिटी। सो सारे इन्वेस्टर्स दुविधा में है। सो ये एक चार्ट मुझे दिखाना था कि आप लोग जो महसूस कर रहे हैं वो सही है, और
सारे दुनिया में ये लोग यही महसूस कर रहे हैं, और उसका चार्ट है, ये अनसर्टेनिटी का चार्ट है, और ये पीक पे है। जो भी इवेंट हो रहा है उसके हिसाब से ये एकदम पीक पे है। तो कोई मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें कोई गलत नहीं है कि हम सोचे कि अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि सारे दुनिया सोच रहा है ये एकदम अनसर्टेन पीरियड है। ये ग्राफ के रूप में भी इधर प्रस्तुत किया गया है, और हम देखेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है। सो आप ये जो देख रहे हो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि क्या रीजन है। सो अनसर्टेनिटी का काफी सारे चीज है, चाइना का वजह से है, कोविड के वजह से है, किसी को लग रहा है रिसेशन हो जाएगा, किसी को लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, किसी को लग रहा है इंटरेस्ट रेट कहां जा रहा है, मार्केट कहां जा रहा है। सो ये सब सारे न्यूज आर्टिकल्स आप एक साथ अगर जोड़ के देखोगे तो ये दिखाई दे रहा है, ये सारे रीजंस के वजह से अनसर्टेनिटी है। इधर जो राइट हैंड साइड में आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें रिसेशन लाल रंग का ये है जो रिसेशन है, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये जो यूएस और चाइना के बीच चल रहा है, या इंडिया और चाइना के बीच चल रहा है, ये सब अनसर्टेनिटी है। आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा जो लोगों का मन में रिसेशन का जो डर है वो कम हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का डर जो है वो ज्यादा करके बढ़ रहा है। और उसके बीच में अभी आपको आ गया है ये सडन स्टॉप ऑफ ग्लोबल एक्टिविटी, जो कोविड के वजह से जो स्टॉप हो गया है, और जो आपको दिखाई दे रहा है 2019 के बाद 2020 में सडनली इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम नीचे आ गया है। सो इट इज नॉट आई वुड से कोई नई बात नहीं है। अनसर्टेनिटी पूरा दुनिया में है, सब लोग सोच रहे हैं, और रीजंस भी आपको पता है। इस माहौल में क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस माहौल में किस तरफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्या ट्रेंड्स नया दिखाई दे रहा है ये डिस्ट्रप्शन के बाद। हालाल कोविड के वजह से काफी डिस्ट्रप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हुआ है, लेकिन आप अगर देखोगे पिछले क्वार्टर में सबसे वर्स्ट क्वार्टर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से देखेगा तो। आप लोग बाहर जाके देख रहे हो कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट, एंटायर दुनिया का स्टॉक मार्केट, आप कोई भी स्टॉक मार्केट उठा के देखिए, आपको दिखाई देगा पिछले 20 साल का सबसे बढ़िया क्वार्टर रहा है। सो एकदम डाइवर्जेंस है, मतलब जो हमको नीचे ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में दिखाई दे रहा है वो कोई कुछ अलग कहानी बता रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड अलग कहानी बता रहा है। वो क्यों हो रहा है, और लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ये एकदम इरेशनल बिहेवियर है, ये तो अभी करेक्शन होएगा, अभी मार्केट गिरेगा एक्सेट्रा। बट आपको एक ही चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद नीलोत्पल जी आपको बताएंगे कि क्यों ये हो रहा है और किधर जाना चाहिए। मैं एक ही चीज बताऊंगा, देखो स्टॉक मार्केट्स जो है वो आगे की सोचते हैं, आगे की डिस्काउंटिंग करते हैं, हमेशा मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होता है। सो ऑलरेडी ये सब चीजें ऑलरेडी उन्होंने हमारा जो एस्टिमेशन में पूरा मार्केट ने ले लिया है और आगे की तरफ देख रहा है, वो एक बात हो गया। और दूसरी बात है कि पॉलिसी मेकर्स जो भी है, फेड है, आरबीआई है, जो भी सेंट्रल बैंक के रेगुलेटर्स है, उन्होंने इतना स्विफ्टली रिएक्शन किया है, बहुत स्विफ्टली रिएक्शन किया और बहुत जल्दी रिएक्शन किया है, स्ट्रांगली रिएक्शन किया है। इंटरेस्ट रेट नीचे लाके, पैसा प्रिंट करके या पैसा सिस्टम में लेके आके, दे हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड लिक्विडिटी अक्रॉस द ग्लोब। सो ये एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन है मार्केट को ऊपर आने के लिए। सो आप लोग ये जो मार्केट का जब मार्केट करेक्ट हो गया उसके बाद जो आपका जो लास्ट 3 महीने में जो ऊपर जो आया है मार्केट, जो बढ़ोतरी दिख रहा है, वो बढ़ोतरी आप देख के आप ये इरेशनल मत समझिए इसको। यही एक दरख्वास्त है हमारा, क्योंकि इसके पीछे भी काफी अलग अलग रीजंस है। इस सेमिनार में हम वही बात करेंगे, क्योंकि आपको पता तो चल गया कि अनसर्टेनिटी है, दुविधा है, कहां जाना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट ऊपर गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है। और हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्यों हमको इक्विटी एज एन एसेट क्लास अच्छा लग रहा है आज के तारीख में। और इक्विटी एज एन एसेट क्लास अच्छा लग रहा है तो किस तरह का स्ट्रैटेजी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए या फोकस स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए, और क्या ट्रेंड्स उभरते दिख रहा है हमको। ये नया ये जो पैंडेमिक के बाद जो दुनिया है उसमें नया ट्रेंड्स क्या दिख रहा है। आपको सिर्फ 3 चीज पे ध्यान देना है। कई ट्रेंड्स जो है ऑलरेडी विजिबल है,
वो और एक्सेलरेट होंगे। कई कई ट्रेंड्स अभी दिखाई भी नहीं देंगे, वो डिमाइस हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे, और कई नए ट्रेंड्स भी आएंगे। सो उस ये तीनों को मद्देनजर करते हुए अगर हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो पोर्टफोलियो कैसा लगेगा। तो ये सब चीजों के लिए, सारे चीजों का जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज है नीलोत्पल, हमारा हेड ऑफ इक्विटीज। वो बात करेंगे और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे मार्केट्स के बारे में, और ये स्कीम स्पेसिफिकली, ये जो सोल्यूशन हम लेके आए हैं आज की तारीख में इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओवर टू यू नीलोत्पल, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन इन 1 second. Thank you, Prashant ji, for organizing this webinar and giving us a chance to speak to the investors. Thank you, attendees, participants for this webinar. Madhu, thank you very much for laying the groundwork and talking about the background of what is happening in equity market right now, and the basic reasons for why we have come out with this fund. So let me immediately take the participant through the presentation. We will quickly switch to the first page of the presentation because I want to leave enough time for the Q&A towards the end. So let me go to the presentation immediately. Yes, thank you very much, Madhu. इस स्लाइड में आप देखेंगे ये 20 साल की स्लाइड है और ये निफ्टी की जर्नी है। तो इस निफ्टी की जर्नी में आप कई बार देखेंगे कि स्टॉक मार्केट डिक्लाइन होता है और काफी तेजी से ये राइज भी होता है। डिक्लाइन के बाद जब राइज होता है तो ये राइज काफी ज्यादा होता है और लंबे समय तक चलता है। इसमें आप ये भी देखेंगे कम से कम 2 वक्त ऐसा आया 2001 में और 2008 में, जबकि मार्केट की डिक्लाइन जो थी ये 50% से ज्यादा थी, और उसके बाद हमने देखा कि रिटर्न भी उतना ही ज्यादा और उतना ही शार्प हुआ। इस वर्ष की जो बात करेंगे तो जो जनवरी से लेकर मार्च तक जो डिक्लाइन हुआ ये अब तक का दुनिया में सबसे फास्टेस्ट डिक्लाइन था, और हम मात्र 5 हफ्ते में ही 38% डिक्लाइन कर गए। मगर उसके बाद से जो रिबाउंड हुआ वो भी काफी शार्प हुआ। मधु ने कुछ रीजंस बताए, मैं उसी को थोड़ा एक्सट्रापोलेट करता हूँ, उसी को एक्सपैंड करता हूँ। क्या रीजन? Give us a minute. He'll be just, I think there's some technical connection. I thought I am only not able to hear him. No, I think because his connection has just been, I think he's disconnected because we see a circle. In the meantime, could you just, I guess, take it forward, Madhu? Yes, yes. So, Nilotpal, ये बताना चाह रहे थे कि प्रशांत, I am audible, right? बिल्कुल बिल्कुल। नीलोत्पल ये बताना चाह रहे थे कि इक्विटी मार्केट्स पिछले 20 साल में कैसे बिहेव किया है, और आप अगर देखोगे 20 साल का हिस्ट्री है, काफी डिक्लाइन भी हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर डिक्लाइन के बाद बहुत स्ट्रांगली वापस भी आया है, करेक्शन के बाद बहुत स्ट्रांगली वापस भी आया है। सो एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज ये है कि सिग्निफिकेंट रिबाउंड हुआ है आफ्टर एवरी शार्प डिक्लाइन इन इक्विटीज। सो इक्विटी में से निकलना कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली। सो अगर आप मिस करोगे ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत कॉस्टली हो सकता है, बिकॉज जब भी शार्प करेक्शन हुआ है काफी उससे भी तेजी से ऊपर मार्केट आया है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हम ये वेबिनार में बात करना चाहते हैं। Yeah, sorry Madhu, sorry participants for this connectivity issue. So उसमें 2 पॉइंट था पिछले स्लाइड में। ये पॉइंट ये था
कि जब डिक्लाइन हुआ तो काफी तेजी से सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया, तो उसका इमीडिएट बेनिफिट तो हुआ कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के नर्व्स काम हो गए। और दूसरी बात ये हुआ, जब उन्होंने बॉन्ड परचेज किया तो उसके बाद मार्केट में काफी लिक्विडिटी आ गई। तो मार्च में काफी ज्यादा एफआईआई का आउटफ्लो हुआ था, मगर मई और जून में काफी ज्यादा इनफ्लो हुआ है और वो ट्रेंड चल रहा है, वो पॉजिटिव है। दूसरी बात ये है कि मार्केट जो होता है ना, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। जो नंबर्स आते हैं, जो नंबर्स दिख रहे हैं लॉकडाउन के समय के, वो काफी वीक रहते हैं, काफी वीक थे। वाजिब है कि कोई अगर सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सारे दुकान बंद थे, तो कोई सेल्स नहीं था, कुछ हुआ नहीं था उस समय। तो मारुति का नंबर जीरो सेल्स, जीरो कार सेल्स, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर मार्केट का जो प्राइसिंग होता है, जो कंपनी की जो वैल्यू होती है, वो फ्यूचर क्या बिजनेस प्रोस्पेक्ट है और उसका आज का क्या डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, इस पे होता है। तो अगले महीने में क्या मारुति की सेल्स होगी या चाहे टाइटन की सेल्स होगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की पिछले महीने में क्या हुआ था। तो इन कारणों से मार्केट ऊपर गया। और फाइनल बात यह है, जितनी तेजी से गिरा उतनी तेजी से ऊपर आया। तो मार्केट में रहना बहुत जरूरी है, और अगर गिरने के बाद इन्वेस्ट करें तो रिटर्न और भी अच्छा आता है। ये उस स्लाइड में है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ये भी पिछले 20 वर्षों का है और ये प्राइस टू बुक पे है। तो आज के डेट में भी जो मार्केट का जो लेवल है, ये प्राइस टू बुक बेसिस पे पिछले 20 साल के एवरेज से काफी कम है। 20 साल का एवरेज है 3 प्राइस टू बुक और अभी 2.2 है। दूसरा, लोगों को डर बना रहता है क्या मार्च का बॉटम आएगा। हम लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो राइट साइड में जो सबसे एंड में है, इस समय का जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, उस समय प्राइस टू बुक 1.85 था। और पिछले 3-4 जो बॉटम हुए हैं 2008 में, 2012 में, 2016 में, 2001 में, हर समय तकरीबन 1.85 जो प्राइस टू बुक होता है, वहां से बेस बनाकर मार्केट ने रिबाउंड लिया है। तो अभी वहां से रिबाउंड ले चुका है मार्च में, मगर फिर भी अभी एवरेज से काफी कम है। इसलिए हमें लगता है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड गुड डेज आर अहेड ऑफ अस। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड है और ये मार्केट साइकिल की जगह कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी की साइकिल की बात करते हैं। तो पिछले अगर 17-18 सालों को हम 3 भागों में बांटे, तो पहले 6 साल में हमने देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्रॉफिट है काफी तेजी से बढ़ी 2003 से 2008 तक। और उसके बाद अगले 6 सालों में वो गिरा अनेक वजहों से। एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, दूसरा था उस समय इंटरेस्ट रेट काफी हाई था, इन्फ्लेशन काफी हाई था। तो उस समय कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिट गिरी। पिछले 6 सालों से देख रहे हैं कि ये तकरीबन स्टेबल रहा है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। ये इस वर्ष ऊपर जाने वाला था। अगर पैंडेमिक, अगर कोविड नहीं होता था, तो ये इस वर्ष और आगे के वर्षों में ये ऊपर जाने वाला था। अभी ये डेटा FY22 यानी कि 2 वर्षों के बाद, 21 तो काफी वीक रहेगा ही, FY22 में ये ऊपर जाएगा। दूसरी मजे की बात यह है कि वो जो कॉर्पोरेट साइकिल जो हम देखते हैं ना, ये स्टॉक मार्केट साइकिल के बजाय ये जो होता है ना, ये लंबे समय तक लंबे नीचे जाता है तो लंबे ऊपर भी जाता है। हमने 6-6 साल का साइकिल देखा। तो अगर हम ये ऊपर के अप मूव में जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी काफी लंबे दिनों तक चलेगा। इसमें भी हम वही देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ने वाली है और अगर बढ़ेगी तो ये लंबे समय तक चलेगी। और दूसरी मजे की बात यह है कि लंबे वर्षों में जो देखेंगे, जो सबसे जो नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि पिछले 20 वर्षों में निफ्टी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 10.5% रहा है CAGR, और निफ्टी का रिटर्न 12% CAGR रहा है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि निफ्टी का रिटर्न और निफ्टी के कंपनियों के प्रॉफिट का रिटर्न बाय एंड लार्ज एक ही ट्रेजेक्टरी में मूव करता है। और इसका मतलब यह हुआ कि अभी हम आगे से कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट के अप स्विंग में जाएंगे तो मार्केट का भी अप स्विंग चलेगा, कुछ दिनों तक चलेगा। अगला स्लाइड है, ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है। इसमें है क्या कि जितने ज्यादा दिनों तक मार्केट में रहेंगे, लॉसेज होने का चांसेस उतना ही कम रहेगा। ये पिछले 40 वर्षों का डेटा इसमें हमने लिया है, 9,500 डेटा पॉइंट्स हैं। और अगर हमने इसमें देखा कि अगर 10 वर्षों से अधिक कोई इन्वेस्ट करता है तो नोशनल लेवल पे भी पोर्टफोलियो में लॉसेज होने के चांस नहीं रहते हैं। तो आइडिया भी investment horizon should be medium to long term,
एंड द लॉन्गर इट इज द बेटर इट इज। रिटर्न में भी काफी उतार चढ़ाव नहीं होता है, लगभग 15-16% के आसपास लोगों के रिटर्न आते हैं आप जितना पीरियड में इन्वेस्ट करें, मगर अगर लंबे दिनों तक इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस होने के चांस नहीं रहते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्यों इस मार्केट में हमें फोकस फंड देखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि फोकस फंड होता क्या है। फोकस फंड वो फंड होता है जिसमें कंसंट्रेशन हाई रहती है, मगर स्टॉक्स में कन्विक्शन भी हाई रहती है। तो सबसे ऊपर जो टिप देखेंगे, पिरामिड हमने जो बनाया है, वो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। वो आप कह सकते हैं एक तरीके से पीएमएस पोर्टफोलियो जो होते हैं वैसे होते हैं। और जो नीचे के जो ब्लॉक्स हैं वो आप कह सकते हैं कि वो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड्स हैं, तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जो ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है दूसरा नंबर पे है, इसमें तकरीबन 25-30 स्टॉक होते हैं, मगर फंड मैनेजर का उसमें काफी ज्यादा कन्विक्शन होता है, हाई कन्विक्शन होता है। और हमने थ्योरी से ये भी देखा है कि अगर 25-30 स्टॉक है तो डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट होता है ना, रिस्क कम करने का, वो आ जाता है। ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही काम चल जाता है। इसको टेक्निकली बोलते हैं नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, और वो कम हो जाता है। ये स्लाइड जो है ये पिछले 16 वर्षों का है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर भारत की टॉप 20 कंपनीज को लें और उनका प्रॉफिट देखें, उनका प्रॉफिट का रेशियो लें पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट से, तो ये रेशियो 16 साल पहले 39% था, अभी बढ़ के ये 52% हो गया है। तो एक तरफ से देखिएगा कि लगातार ये ऊपर ही गया है इन 16 वर्षों में। दूसरी वजह की बात यह है कि हर समय जब भी क्राइसिस हुआ है, जब भी मार्केट में डिसरप्शन हुआ है, जब भी स्टॉक मार्केट में डिसरप्शन हुआ है, उस समय हर वक्त उसके बाद जो है ये रेशियो ऊपर गया है। हाँ, जहां पे अभी कर्सर आप देखेंगे तो 2007 में डिसरप्शन हुआ तो ऊपर गया, 11-12 में डिसरप्शन हुआ तो ऊपर गया, और फिर 17-18 में जो ये डिसरप्शन हुआ उसके बाद ये ऊपर गया। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी मार्केट में इकोनॉमी में डिसरप्शन होती है, तो होता क्या है कि हर कंपनी के सेक्टर में जो डोमिनेंट प्लेयर होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, तो उनका जो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, उनका प्रॉफिट शेयर ज्यादा तेजी से बढ़ता है। आप सीधे शब्दों में अगर ये समझे तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, जब भी कठिनाई आती है तो कठिनाई के बाद जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलते हैं। और आगे के 4-5 स्लाइड्स में हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि पिछले कुछ 10 वर्षों में क्या हुआ। हमने 4 सेक्टर्स का एग्जांपल लिया है, फाइनेंशियल सेक्टर का, कंज्यूमर सेक्टर का, टेक्नोलॉजी सेक्टर का, ऑटो कंपनीज का एग्जांपल लिया है, मगर हम ये एग्जांपल और भी सेक्टर्स के लिए ड्रॉ कर सकते हैं और नतीजा तकरीबन एक ही निकल के आता है कि अगर उन सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं, जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, जैसे इस स्लाइड में हम देख रहे हैं HDFC बैंक और कैनरा बैंक, 10 वर्ष पहले दोनों का मार्केट शेयर एक था प्रॉफिट में, मगर पिछले 10 वर्षों में HDFC बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है 25% CAGR से, और कैनरा बैंक का प्रॉफिट एक्चुअली कम हुआ है। तो प्रॉफिट शेयर जो है काफी तेजी से दोनों में उसका गैप बढ़ गया है, और रिजल्ट आता है थर्ड कॉलम में कि HDFC बैंक का जो शेयर है ये लगभग 6 गुना हो गया, और कैनरा बैंक का शेयर 1/5 हो गया, 20% रह गया, 100 का 20 ही बचा। तो ये हम बाकी जगह भी देखेंगे, इसमें भी वही चीज उभर के आती है कि बड़ी कंपनियां अगर डोमिनेंट कंपनियां अगर वो मार्केट शेयर गेन करती हैं तो उनका प्रॉफिट शेयर गेन होता है और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहता है। जैसे बजाज फाइनेंस, ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी था NBSE मूवमेंट का, तो इसका प्रॉफिट शेयर ग्रोथ काफी ज्यादा था, 36-37% CAGR था, तो इसका स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस और भी ज्यादा था, 55 टाइम्स था, नॉट परसेंट, 55 टाइम्स हो गया इस पीरियड में। अगले स्लाइड में हम ऑटो में देखेंगे कि आइशर मोटर ने एक नया कैटेगरी क्रिएट किया हाई एंड बाइक्स का।
तो उसमें उसका 100% शेयर हो गया, तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग था इस 10 साल के पीरियड में, ऑलमोस्ट 30% CAGR, और उसका स्टॉक परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था। मगर अगर हम मारुति जैसे कंपनी को लेते हैं जिसका मार्केट शेयर 50% से ऊपर रहता था, और काफी इसने कंपटीशन फेस किया इस 10 वर्षों में, और कंपटीशन को उसने वार्ड ऑफ किया। ही सॉ ऑफ दिस कंपटीशन, एंड येट डिस्पाइट हैविंग 50% मार्केट शेयर, ही वाज एबल टू not only keep market share but grow market share, and result of which his profit share increased and so did the stock performance. हीरो मोटर्स पे ऐसा नहीं हुआ। हीरो मोटर्स में जब कंपटीशन आया, होंडा से आया या फिर टीवीएस से स्ट्रांग हुआ, तो वो अपना प्रॉफिट शेयर नहीं मेंटेन कर पाया, मार्केट शेयर नहीं मेंटेन कर पाया, तो उसका स्टॉक परफॉर्मेंस भी इस पीरियड में नीचे हो गया। मगर अगर रिलेटेड सेक्टर में देखें, एशियन पेंट, इसका भी 50% से ऊपर मार्केट शेयर रहता है, और इसने उसके बावजूद मार्केट शेयर गेन किया, तो स्टॉक परफॉर्मेंस 10x हो जाता है इस 10 वर्षों में। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि अगले स्लाइड में है, टेक्नोलॉजी से हम समझते हैं कि इंडियन IT कंपनीज US की कंपनियों के लिए, चाहे विदेश की कंपनियों के लिए अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेजती है और उनका काम करती है। तो बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में क्या डिफरेंस हो सकता है? मगर यहाँ भी बड़ी कंपनियों ने अपने आप को छोटी कंपनियों से डिफरेंशिएट किया, और बड़ी कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस देने के बजाय क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देने लगी, यानी कि केवल वहां जाकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह और ये भी बताने लगी कि क्लाइंट्स का क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए ग्लोबल कंपनी से कॉम्पीट करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं हायर वैल्यू एडेड सर्विस। तो जब ये सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करने लगी, तो फिर इनको ज्यादा बिजनेस भी मिलने लगा, और जब ऐसा हुआ तो उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयर ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो गया। इसलिए हम देखेंगे क्योंकि इन्फोसिस और TCS का प्रॉफिट शेयर गेन फास्टर था इस पीरियड में, और स्टॉक परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो हमने जो डिस्कशन किया, ये हम ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग फंड में पिछले 10 वर्षों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये सारे नाम जो हमने लिखे, जो डोमिनेंट प्लेयर्स है जिन्होंने मार्केट शेयर गेन किया, जिनका स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा था, ये हमारे कई सारे फंड्स में हैं। जो प्रशांत जी ने नाम लिया था, HSBC लार्ज कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड, उन सब फंड्स में ये सब एग्जांपल्स इस पीरियड में आते हैं। So that's what we want to actually add, that we have been able to do that in the past as well. अभी मैं बात करूंगा HSBC की फोकस फंड का। तो अब तक हमने बात किया कि इस समय क्यों इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पहला 5 स्लाइड था। बाकी के 6 स्लाइड में बात किया क्यों फोकस स्ट्रेटेजी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि फोकस होने से हम नंबर ऑफ डोमिनेंट प्लेयर्स को हम हर सेक्टर्स में से लेंगे, और जो मार्केट शेयर गेन करेगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कन्विक्शन ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन तो रहेगा ही, क्योंकि 25-30 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो ये जो पोर्टफोलियो बनेगा 30 स्टॉक्स का बनेगा, और इसमें काफी हाई कन्विक्शन रहेगा। जो अभी देखेंगे कि ये हमने पिरामिड पहले दिखाया था, तो जो HSBC फोकस इक्विटी फंड होगा ना, ये ऊपर से जो दूसरा स्लाइस है ना ऑरेंज कलर का, उस वाले स्लाइस में फिट इन होगा। ये ऊपर में ज्यादा PMS जैसे पोर्टफोलियो है, नीचे में डाइवर्सिफाइड फंड के पोर्टफोलियो है, ये वैसा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन होगा कंसंट्रेशन एंड कन्विक्शन का। तो HSBC फोकस इक्विटी फंड इस वाले स्लाइस में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे फंड के हम कैसे फंड के जो पैसा आएगा उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे किसी कंपनियों का चुनाव करेंगे, ये इसमें ये दर्शाया गया है। तो 3 चीजों पे ध्यान दीजिएगा स्लाइड में, कि हमने हर सेक्टर्स में से डोमिनेंट प्लेयर्स को चूज करना है। डोमिनेंट प्लेयर्स किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक जो है, ये मार्केट डिस्ट्रप्शन ऐसा है कि एक ही 2 सेक्टर नहीं बल्कि लगभग सारे सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो जो प्रॉफिट की पोलराइजेशन की बात हो रही है, मतलब कि अगर प्रॉफिट पूल एक जैसा है प्रॉफिट पाई, मगर इसमें से अगर प्रॉफिट जो है ना, ये कमजोर लोगों से बढ़ के स्ट्रॉन्ग लोगों में जाएगा, तो ये जो ट्रेंड है
ये लगभग सारी सेक्टर्स में होंगे, तो इसलिए हम डोमिनेंट कंपनी का चुनाव सारे सेक्टर्स में करेंगे और हम इन कंपनियों का चुनाव हर मार्केट कैप में भी करेंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं बात करने से ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग केवल लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारी सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे सारी की सारी कंपनियां जो हैं सो लार्ज मिड कैप ही हैं, स्मॉल कैप ही है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही छोटा है, वो सेक्टर ही छोटा है, वो डोमिनेंस ही छोटा है। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे रियल एस्टेट तो भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, मगर सारी कंपनियां जो हैं सो मिड कैप है, क्योंकि उनका जो डोमिनेंस है वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होता है, वो डोमिनेंस होता है माइक्रो मार्केट पे, लोकल मार्केट पे, अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिजनेस लाइक कमर्शियल रियल एस्टेट और रिटेल रियल एस्टेट, ऐसे होता है डोमिनेंस। फिर दूसरी बात करें पिक्चर हॉल्स की, तो इंडिया में करीब 10,000 स्क्रीन है, मगर 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास 15% शेयर है नंबर ऑफ स्क्रीन का, और करीब आपको 25 से 30% आपको शेयर है उसमें प्रॉफिट का, तो काफी ज्यादा उनका उसमें मधु, टू गो टू 2 स्लाइड्स बैक प्लीज। तो उसमें उनका उनमें उनका काफी ज्यादा डोमिनेंस है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो डोमिनेंस होगा वो केवल लार्ज कैप में ही नहीं होगा, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप में होगा। अच्छा, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि हम जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो कंपनियों के खोज करेंगे ना, तो ये केवल इस क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़े, अगले क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा हो, इस वर्ष ही अच्छा हो, ऐसा नहीं है। हम सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना है, कि क्योंकि हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट मिड टर्म से लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तक बढ़ता रहे। तो दैट मीन्स द प्रॉफिटेबिलिटी शुड नॉट बी फॉर दिस क्वार्टर बट फॉर अ सस्टेनेबल पीरियड। और तीसरी इक्वली महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस वैल्यूएशन पे, जिस प्राइस पे हम स्टॉक्स को खरीदे, ये रीजनेबल होना चाहिए। और इसमें थैंकफुली मार्केट को थोड़ा बहुत जो नीचे आया है, करीब 15% नीचे आया है जनवरी के पीक से, तो ये सब वैल्यूएशंस कई सारे रीजनेबल हो गए हैं। तो इन तीन चीजों पे हम ध्यान देंगे: डोमिनेंट बिजनेस, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी और रिजनेबल वैल्यूएशंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें बस केवल एक यही एडिशन करना था मुझे कि चुनाव तो हमने वैसे कर लिया, जो कि सेकंड बकेट है, थर्ड बकेट है, कि हमने पोर्टफोलियो में बना लिया, मगर हम रिस्क पे भी उतना ही ध्यान देते हैं एचएसबीसी में, और हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। तो हम ये ध्यान देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किन्हीं कारणों से पोर्टफोलियो अनबैलेंस हो जाए। तो वैसे जो रिस्क जो होते हैं, रिस्क पैरामीटर्स, ये हम हर टाइम टू टाइम एट नो लॉन्गर देन अ मंथ पीरियड हम अपने सीनियर सुपीरियर्स को रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, कि वो बस ये करने के लिए कि पोर्टफोलियो में किन्हीं कारणोंवश एक्सेसिव रिस्क ना हो जाए, किसी स्टॉक में, किसी सेक्टर में, किसी फैक्टर पे वगैरह वगैरह। तो और या फिर उसको हम कंट्रोल कर सके, तो रिस्क पे हमारा काफी ध्यान रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग स्लाइड, क्योंकि इसमें हम ये बता रहे हैं कि हम आज के दिन में क्या करने वाले हैं और क्या सोच रहे हैं। तो जो हमारा तो हमने जो एक पहली बात कही, मधु ने कहा, मैंने भी कहा शुरुआत में, और ये जो निकल के आता है कि जो इकोनॉमी में डिसरप्शन होता है, तो उसके बाद जो मजबूत कंपनियां होती हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनी होती हैं, वो और भी स्ट्रॉन्गर होके बाहर निकलती हैं। बड़ी कंपनियां और भी बिग कंपनी बिकम बिगर आफ्टर द क्राइसिस इज ओवर। तो हम ध्यान देंगे डोमिनेंट प्लेयर्स इन इस सेक्टर। दूसरा चीज हमको जो ध्यान देने का है कि आज के दिन में जिन कंपनियों का जो बैलेंस शीट स्ट्रांग है ना, उसका डबल बेनिफिट है। उसका बेनिफिट तो ये है, एक तो ये जो बुरा वक्त है ये तो निकल ही जाएगा बनिस्बत उनके जिनके पास डेट है, लीवरेज है। और दूसरी बात यह है कि जब ये समय निकल जाएगा और हम जब अच्छे दिनों में चले जाएंगे, तो उस समय जो वीक प्लेयर्स हैं, अगर वो वीकर हो गए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज उनको भी कम दामों में खरीद सकते हैं। तो दैट वाई दे कैन ग्रो फास्टर, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द पास्ट, हैज हैपेंड इन द पास्ट इन मेनी सेक्टर्स। दिस हैपेंस इज दैट strong players with a strong balance sheet will get into mergers and acquisitions after the crisis is over, and would be able to grow even at a faster pace after this normalcy returns.
तो ये दूसरी चीज में हम ध्यान देंगे। अन्य चीज जो हम ध्यान देंगे कि जो ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है कि आपने सुना होगा 2 वर्षों से कि यूएस और चाइना में ट्रेड टेंशन हो रही थी, तो जो काफी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कंट्रीज थी, वो काफी घबरा रही थी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चाइना के थ्रू जाती है और चाइना में प्रॉब्लम होता है, तो फिर उनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, एंड प्रोडक्ट है कहाँ से आएगा। तो काफी कंपनियां कई दिन से सोच रही थी कि अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को हम डाइवर्सिफाई करें, तो इसके लिए उन्हें अन्य देशों में जाना था। तो वो लोग कई देश में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो गया है, इंडिया में भी आया है। वियतनाम और मेक्सिको अभी इंडिया से आगे हैं, इंडिया नंबर 3 पे चल रहा है, जो कि चाइना से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सफल रहा है। हम लोगों का मानना यह है कि कोरोना वायरस के बाद ये जो ट्रेंड है, जो कि चाइना से बाहर जाके लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो ये ट्रेंड में और ज्यादा तेजी आएगी, एक्सेलरेट करेगा, और इंडिया को उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। और इंडिया के वो सेक्टर्स जहां पे इंडिया ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है, उसमें ज्यादा जल्दी से और तेजी से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो हमको लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल जैसे सेक्टर्स हैं, उनमें पहले जल्दी से बेनिफिट होगा। तीसरी बात यह है कि जिन सेक्टर्स में जितना ज्यादा प्रॉब्लम है इस पैंडेमिक के कारण, उस सेक्टर्स में उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। अगर किसी सेक्टर में कम है तो काउंटर इंट्यूटिवली उसमें उतना पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो वीक प्लेयर्स हैं वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक ने उनको इम्पैक्ट नहीं किया है। मगर जिन सेक्टर्स को इम्पैक्ट किया है, जैसे कि एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल इंडस्ट्री, तो उन सब में ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और उसमें हम और भी ज्यादा ध्यान देंगे। उनसे घबराएंगे नहीं क्योंकि उनमें अफेक्ट हो रहा है ज्यादा, बल्कि उनमें और भी ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसके जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो और भी स्ट्रॉन्गर होकर बाहर निकलेंगे। मगर नियर टर्म की अगर हम बात करें, तो हम नियर टर्म में ये इस पे भी ध्यान देंगे कि किन कंपनियों का किन सेक्टर्स में अर्निंग्स रिजिलियंस स्ट्रांग है, क्योंकि वो इस समय भी अच्छा कर पा रही हैं, इस समय भी अर्निंग्स ग्रोथ दे पा रही हैं। तो जैसे कि एफएमसीजी की कंपनियां हुई, जैसे कि डेली यूज में जो रोजाना में जो जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, तो जो वो कंपनियां उन वस्तुओं को बनाती हैं, उनके व्यापार में कुछ कमी नहीं आई है, तो अच्छा कर रहे हैं। जो दवा की कंपनियां हैं वो भी अच्छा कर रही हैं, जो टेलीकॉम की कंपनियां हैं वो भी अच्छा कर रही हैं। अभी मेरा थोड़ी देर पहले डिसरप्शन हो गया था, प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि ओवरलोड बढ़ गया है इंटरनेट डेटा पे। इंटरनेट डेटा का कंजम्पशन काफी बढ़ गया है इस पीरियड में, और ये आगे भी स्ट्रांग रहेगा। तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं और उनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी अच्छा कर रही हैं। तो इनको तो पैंडेमिक से तो असर पड़ा ही नहीं है। इनके अलावा रूरल इकोनॉमी इज डूइंग वेल, दैट इज बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून, और पैंडेमिक के कारण वहां पे ज्यादा स्टिमुलस गया है, तो उनमें भी हम ध्यान देंगे क्योंकि वो नियर टर्म में अच्छा कर रही हैं। जिसमें थोड़ा सा जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरवेट रहेंगे, जिस सेक्टर्स पे हम पॉजिटिव है। जिन सेक्टर्स में हम लोग पॉजिटिव नहीं है, वो सेक्टर्स हैं जहां पे ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि आज के जैसे हमने बताया कि अभी कोई कंपनी अपना कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगी या कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करेगी, कुछ दिनों के बाद इन्वेस्ट करेगी। तो हमको मानना यह है कि 12 महीने के बाद, 18 महीने के बाद शायद केपेक्स वाली कंपनियां अच्छा कर पाएंगी। उसी तरह से हमने देखा था कुछ दिन पहले लेबर जो माइग्रेट कर रहे थे, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी जो है उनको भी उभरने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो वो 2 सेक्टर्स है, उसमें हम थोड़ा पीछे रहेंगे। इसमें वही एग्जाम्पल हमने और बढ़ाया जो पिछले स्लाइड में था, कि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं, ये एक ही नहीं कई सारे सेक्टर्स में ये सब लागू होता है। तो यहाँ बस कुछ ही एग्जाम्पल है यहाँ पे, बट कहना यह है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज कई सारे हैं, बहुत सारे हैं, और वो न्यू एनएफओ में, नए फंड में ही डाल के हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि अपने सारे जो आइडियाज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो मेरा जो इसके पिछले स्लाइड में जो मैंने कहा, उसका ये समरी है, सारांश है कि जो ग्रीन कलर में है, जिनमें मैं पॉजिटिव हूँ, वो कंज्यूमर स्टेपल्स है, हेल्थ केयर है, टेलीकॉम सेक्टर्स है। जिसमें मैं नेगेटिव हूँ, वो एनर्जी, यूटिलिटी, रियल एस्टेट वगैरह जैसे सेक्टर्स हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है। जिसपे मैं दोनों मार्केट के बराबर मेरा जैसे सोचना है, वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। आज के दिन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अच्छा नहीं कर रही है, पर हमारा मानना है कि 2-3 महीने के बाद
जब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर से, तो ये वापस अच्छा करने लगेंगे। मटेरियल्स इसलिए कि डोमेस्टिक मटेरियल्स अच्छा कर रही हैं, ग्लोबल मटेरियल्स अच्छा नहीं कर पा रही हैं। और फाइनेंशियल्स इसलिए कुछ सेलेक्ट फाइनेंशियल कंपनियां, बड़ी बैंक्स जो अच्छा कर पा रही हैं, छोटे बैंक एनबीएफसी अच्छा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उनको हमने न्यूट्रल में रखा है। तो ये मेरा हम लोगों का एचएसबीसी का ये आज का डेट का व्यू है, और ये फाइनल समरी स्लाइड था। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है। आगे के जो 2-3 स्लाइड्स हैं वो बुक कीपिंग स्लाइड्स हैं। सो ओवर टू यू प्रशांत जी एंड मधु, all of us are there right now to take questions. थैंक यू मिस्टर साय, दैट वाज लवली एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, खास करके जो इनिशियल फेज में जो आपने बताया इन रिगार्ड्स टू बहुत सारी अनसर्टेनिटी और हाउ टू लुक एट मार्केट्स इन रिगार्ड्स टू द वेरियस डेटा दैट वी हैव। क्वेश्चंस तो बहुत है हमारे पास, सिंस आपने एनएफओ के बारे में बताया हुआ है, तो आई एम श्योर द सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मुझे एनएफओ में पैसा निवेश करना चाहिए या एग्जिस्टिंग फंड में निवेश करना चाहिए? So I will go first, then Madhu can come in here. So मेरा मानना ये है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा नए आइडियाज है। नॉर्मली जब इकोनॉमी में डिसरप्शन होती है, मार्केट में डिसरप्शन होती है, तो एक ही 2 सेक्टर में इम्पैक्ट होता है, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को चेंज करने से काम चल जाता है। मगर इस वक्त हमने देखा, जैसे एग्जांपल दिया कि कई सारे सेक्टर्स में डिसरप्शन हो रहा है, तो कई सारे नए आइडियाज हैं। उन सारों आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए वी थॉट इफ वी डू अ ग्राउंड अप न्यू फंड फ्रॉम द क्लीन स्लेट, दैट इज द बेस्ट थिंग रादर देन मॉडिफाइंग एंड चेंजिंग। मॉडिफाई चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो इंप्लीमेंट हो ही जाता है, मगर पूरे आइडियाज को लाने के लिए वी थॉट एनएफओ इज अ बेटर ऑप्शन देन मॉडिफाइंग। ठीक है, मधु कुछ आपको ऐड करना है? हाँ, एक ही चीज कहूंगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आप इसको एक नॉर्मल एनएफओ की तरफ मत देखिए। ये आया है एक डिसरप्शन के बाद, तो आप कभी भी समय पे डेटा उठा के देख लीजिए, कभी भी डिसरप्शन हुआ है उसके बाद जब पोर्टफोलियो बनाने को मिलता है, वो सारे एनएफओस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है कस्टमर्स को। वो रीजन ये है कि एक तो मार्केट का एक वैल्यूएशन लेवल अच्छा मिल जाता है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा हो जाता है, और कई सारे, जैसा नीलोत्पल जी ने बताया कि कई नए सारे थीम्स आ जाते हैं। सो एग्जिस्टिंग थीम्स में भी रेलेवेंट इरेलेवेंट हो जाता है, तो वो एक गलती फंड मैनेजर नहीं कर सकता, क्योंकि एक नया शुरुआत उनको मिलता है, कोई लीगेसी इंपैक्ट नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको ये इस तरफ मोड़ने के लिए और सोचने के लिए और चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और इम्पैक्ट कॉस्ट भी लगता है। बट एक एनएफओ एक डिसरप्शन के बाद एक अच्छा शुरुआत, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। नीलोत्पल जी ने आपको बताया कि कौन सा थीम्स हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे उसके अंदर। ग्रेट। एक नीलोत्पल जी के एक सवाल आता है कि हम सभी को मालूम है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स नीचे गिरने वाले हैं इस साल, फिर भी इतना पैसा इक्विटी में क्यों आ रहा है? Just because it is a liquidity overhang, or is it something else that people are looking at opportunity? Very good question and thank you very much for asking this question. तो पहले मैं एक थियोरेटिकल बात बोलूंगा, जो थ्योरी में जो लोग जानते होंगे इन्वेस्टमेंट, तो थ्योरी में क्या पढ़ते हैं कि the value of any stock or any business right now is the discounted cash flow or the present value of the future cash flows. इसका हिंदी में मतलब यह है कि आगे के जितने वर्षों में उस बिजनेस का जो कैश फ्लो होगा उसको आज के डेट में हम डिस्काउंट करें आज के इंटरेस्ट रेट से, तो जो वैल्यू निकलती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें पीछे क्या हुआ उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिक्र केवल यही है कि आगे क्या कैश फ्लो होगा। तो अगर पैंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस के कारण अगर कुछ बिजनेस में परमानेंट डैमेज हुआ है, तो उससे हमारा जो कैश फ्लो है वो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज करना चाहिए। मगर अगर किसी बिजनेस में परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ जब ही ये नॉर्मलसी आएगी, ये मुझे नहीं मालूम है कब आएगी, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद आएगी, पर जब भी आएगी उसके बाद अगर वो बिजनेस वैसा ही हो जाए जैसे कि FY19 में था, FY20 में था, तो उसके कैश फ्लो में चेंज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि एक और मैंने वर्ड यूज किया, डिस्काउंटेड बाय द इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट का काफी ज्यादा महत्व रहता है और इसका इनवर्स इंपॉर्टेंस होता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो
तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट कम हो तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम ही हुआ है, पूरी दुनिया में कम हुआ है, इंडिया में भी 115 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, और अभी का सोचना है, मानना यह है कि अगले 1-2 वर्षों तक ये कम ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बिजनेस जिसमें इसके कारण इम्पैक्ट नहीं हुआ है या आगे 3-4 महीनों के बाद नॉर्मल हो जाएगा, तो उसका बिजनेस वैल्यू में चेंज तो नहीं आना चाहिए, इसलिए वो लोग वापस जल्दी से चले गए और वहीं पे पड़े हुए हैं। लिक्विडिटी का तो इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि लिक्विडिटी, चूंकि लिक्विडिटी भी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, और एक्सेस लिक्विडिटी है वो सेम एसेट्स को चेज कर रही है, तो उस कारण से भी प्राइसेस स्ट्रांग है। मगर मेरा चूंकि मानना यह है, क्योंकि हम फ्यूचर आगे आने वाले डेटा को देख रहे हैं, तो ये स्ट्रांग रहने का चांसेस ज्यादा है। बढ़िया। एक सवाल है कि मैं अगर इक्विटी इन्वेस्टर हूं या निवेशक हूं, तो मुझे अगले 5 साल या 10 साल के लिए क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो हमने एक स्लाइड दिखाया था जिसमें हमने ये दिखाया था कि लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट का रिटर्न, जो कि इन्वेस्टर का रिटर्न होना चाहिए, वो लगभग अर्निंग्स के रिटर्न के बराबर होना चाहिए। उसमें स्लाइड में दिखाया था कि 10.1% CAGR थी पिछले 20 वर्षों में निफ्टी कंपनीज के अर्निंग्स रिटर्न, और मार्केट निफ्टी रिटर्न था 12% के आसपास। तो आगे का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होगा, और इन्वेस्टर की बात हम बाद में करेंगे, मार्केट का रिटर्न तकरीबन उतना होना चाहिए जितना कि कॉर्पोरेट अर्निंग रिटर्न हो। तो अभी इन्वेस्टर की रिटर्न भी उतना होना चाहिए अगर वो इन्वेस्टर रहे तो। अभी हम लोगों का मानना यह है कि इस पैंडेमिक के बाद उसके अगले वर्षों में अगर हम अप साइकिल में जाएंगे, तो वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से अच्छा रहेगा, और ये कुछ वर्षों तक चलेगा, तो रिटर्न अच्छा बनने का उम्मीद है, और ये रिटर्न लगभग लो टीन्स के आसपास रहना चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे तरीके से देखें, तो यही चीज उभर के आती है कि इन्वेस्टर का रिटर्न तकरीबन जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, उतना होना चाहिए, और अगर हम बेटर आरओई कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उतना बेहतर होगा। तो मार्केट की आरओई अभी गिर के करीब 11 हो गई है, ये एवरेज के करीब 13-14 पे रहती है। तो अगर ये 13-14 पे जाती है, और अगर मान लीजिए फंड मैनेजर का कुछ भी प्लस या माइनस ना रहे, मतलब ना बुरा करे ना अच्छा करे, तो भी उतना 13-14% जो आरओई है, उतना रिटर्न आने की संभावना ज्यादा है ऑन CAGR बेसिस। ठीक है। हमारे एक इन्वेस्टर के सवाल है कि, बहुत सारे इन्वेस्टर के सवाल है ये, कि मैं ऑलरेडी आई एम अ सीनियर सिटीजन, मैं रिटायर हो चुका हूं, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी इन रिगार्ड्स टू इक्विटी इन्वेस्टिंग? प्रशांत जी, ये इसका जवाब तो आपको ही देना चाहिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। नहीं, आई थिंक बराबर बोला नीलोत्पल जी ने, प्रशांत जी एडवाइजर के पास इसका जवाब है। बट मैं एक ही चीज बात करूंगा अलग से। एक हमारा कॉमन मानना है कि एज के साथ साथ रिस्क कम लेना चाहिए और इक्विटी से ज्यादा डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमको सबको सिखाया गया है बचपन से। बट मैं आपको, प्रशांत जी ने कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, तो मैं आपको जापान की ओर ले चलता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जापान में मैं जब इंडिया के लिए पैसा फंड रेज करने गया था, तो मैंने वहां ऐसे ही क्लाइंट शोज किए, और मैंने देखा वहां 80% ऑफ द पीपल वर, मैं इक्विटी फंड की बात कर रहा था, मैं इंडिया की इक्विटी फंड की बात कर रहा था, वो भी मिड कैप की बात कर रहा था। तो मैंने देखा मेरा 80% ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रेजेंट देयर वर ऑल सीनियर सिटीजंस, 70 इयर्स। फिर मैंने बोला, जो उन्होंने अरेंज किया उनको बोला कि इनको तो डेट में ज्यादा करना चाहिए। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा नहीं है, एक तो जापान है, यहाँ 90 से 100 साल तक आदमी रहता है फ्रॉम और यहाँ का इंटरेस्ट रेट बहुत ही नीचे है, और यहाँ का इक्विटी रिटर्न्स भी बहुत ही कम है। सो उनको थोड़ा सा रिस्क लेके ज्यादा इक्विटी रिटर्न लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 20 साल 30 साल का एक्सपेक्टेंसी है। तो 20-30 साल में इक्विटी इतना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा स्लाइड्स में रिटर्न देता ही है इक्विटी रिटर्न, अदरवाइज नहीं तो इनका जो सस्टेनेबिलिटी है वो नहीं होगा।
वहां मैं एक चीज आगे बढ़ता हूँ। यहाँ अभी आगे चल के क्या होगा, प्रशांत जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि आगे चल के क्या रिटर्न होगा, तो उसी तरह से बढ़ते ही जा रहा है। तो ये जो मानना है सीनियर सिटीजन को बहुत कम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो थोड़ा सा बदलने का समय आ गया है। मेरे हिसाब से अभी सीनियर सिटीजन को भी इक्विटी में निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, दूसरा इंटरेस्ट रेट और जो अवेलेबिलिटी है वो कम होते जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ, एंड दैट इज क्योंकि इंडिया में 7 से 8%, और अगर 10-20 साल पहले तो 14%, 12%, बट अभी आगे का 10 साल में, पिछले 10 साल में जो एवरेज इंटरेस्ट रेट रहा है उससे नीचे ही रहने वाला है। सो एफडी में भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। और एक अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन भी कम होगा, तो आपको एक्चुअली सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट जितना भी रिटर्न बनाना है, इक्विटी की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है एज एन एसेट क्लास। दिस इज व्हाट प्रशांत आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो सीनियर सिटीजन को एक अच्छा पोजीशनिंग, और डिपेंडिंग अपॉन what kind of horizon he has, if he is 60, our sense is 80-85 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 20-25 years का इन्वेस्टमेंट है, तो एक अच्छा पोर्शन इक्विटी में भी रहना चाहिए। ठीक है, I'll just add it to what Madhu has said. मैं इतना ही बताऊंगा कि आप 60 हो या 70 हो, इक्विटी कंपोनेंट इतना ही जरूरत रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन कितनी मात्रा में होना चाहिए वो दैट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड योर आपके कॉर्पस कितना इकट्ठा हुआ है उस पर निर्भर है। तो आप, मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो हमारे एनजे के पार्टनर है, आप उनके साथ जरूर बैठिए। बहुत सारे टूल्स उनके पास अवेलेबल है और आपको मददरूप रहेंगे टू आइडेंटिफाइंग कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है और आपको क्या पैसों की आवश्यकता रहेगी अगले 10 साल 20 साल के लिए। उस हिसाब से अपने एस्टिमेटेड रिटर्न्स के डिपेंडेंस के ऊपर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कितना रहेगा। बिना रिस्क 100% रिस्क तो तभी रहेगी आपकी, आप फिक्स डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट में तभी 100% जा पाएंगे जब आपके पास जो डिसाइडेड कॉर्पस है वो अबंडेंस यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, तो नहीं तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा और वो डिपेंड करेंगे आपके एडवाइजर के साथ जरूर बैठ के। एनीवेज, देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल टेक इज, आपने नीलोत्पल जी आपने एक बताया था कि आईटी इज इन योर नेगेटिव लिस्ट, व्हाई वुड यू से दैट? आईटी एक्चुअली अभी उससे थोड़ा सा सुधर गया है और इसको मैं 3 लाइन में आंसर करूंगा कि जब शुरू में जो पैंडेमिक हुआ था तो देयर वाज ए ग्रेटर रिस्क ऑन द सप्लाई साइड कि ये हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको हम काम पे लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था और ऑफिस बंद हो गई थी, तो फिर बिलिंग कम होती, तो ये शुरुआत में डर था। इसका इंडियन आईटी कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया और विद इन अ मैटर ऑफ वीक एक्चुअली 95 से 97% जो है उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम में ले आए और ये प्रॉब्लम नहीं रहा। दूसरा ये है कि एटलीस्ट इन द इनिशियल पीरियड, और जब ये प्रेजेंटेशन बना था करीब 1-1.5 महीने पहले बना था, तो उस समय जैसा था उस समय अभी भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी ज्यादा थी कि जो क्लाइंट कंपनियां हैं वो लोग भी बजट काट रही थी और जैसा मैंने बताया कि सब लोग कैश कंजर्व करना चाह रहे थे, तो जो नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट है वो तो काम चल ही रहा था, मगर जो हल्के फुल्के जो 5 या 7% जो एडिशनल जो काम लोग करवाते हैं वो इस पीरियड में लोग कट बैक कर रहे थे, कट बैक कर सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे जो रिजल्ट आएगा कल से आना शुरू होगा टीसीएस का, तो थोड़ा डिक्लाइन होगा। तीसरा लाइन, मगर हम मीडियम से लॉन्ग टर्म में आईटी पे पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि आफ्टर द पैंडेमिक जो कंपनियां, जो क्लाइंट्स है, यूएस क्लाइंट्स है, वो आईटी स्ट्रेटजी के थ्रू ही अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगी और अपने कंपटीशन से, तो आईटी की स्पेंडिंग बढ़ेगी। दूसरी बात यह है, हमने देखा ये वर्क फ्रॉम होम ले चाहे डिजिटल एडॉप्शन ले, तो इसमें फिर आईटी का महत्व आता है। ई कॉमर्स की बात करें, गेमिंग की बात करें या जो भी बात करें, तो सब में आईटी आएगा, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा आईटी पे न्यूट्रल व्यू है। ओके, थैंक यू। Though your fund is a focus fund, it will still be a multi-cap fund, I am sure, obviously. Yes. Right. So, if
should I, as an investor, currently people are talking a lot about pharma funds. तो क्या आपके Yes. पोर्टफोलियो में फार्मा एज अ मल्टी कैप में फार्मा रहेगा या मुझे अलग से अपने पोर्टफोलियो में एक फार्मा फंड जोड़ना चाहिए? नहीं, फार्मा बिल्कुल रहेगा और फार्मा पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, वो हमारे ग्रीन लेवल पे था वो, तो ये फार्मा बिल्कुल रहेगा, हमारे एग्जिस्टिंग फंड्स में भी है। मैंने कहा था कि हम सारे सेक्टर्स देखेंगे और हर सेक्टर्स में हम डोमिनेंट कंपनीज को लेंगे, तो मैं कोई सेक्टर नहीं छोड़ूंगा। जो मैंने नेगेटिव लिस्ट बनाया था नीचे, उनमें भी हमारे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। तो आईटी तो मैंने कहा कि ऑलरेडी न्यूट्रल व्यू है। मान लीजिए एनर्जी की बात करते हैं, तो मैं तो फार्मा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो पॉजिटिव लिस्ट में था, वो तो शेयर रहेंगे ही रहेंगे। मगर जो नेगेटिव में भी हैं, अगर उनमें भी डोमिनेंट प्लेयर हैं, जैसे कि एनर्जी में रिलायंस, वो हमारे फंड में रहने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। आज की डेट में हमारे सारे एग्जिस्टिंग फंड्स में है, तो नए फंड में भी रहने के चांसेस हैं। हालांकि वो हमारे रेड लिस्ट में है, तो ऐसा नहीं है कि रेड लिस्ट वाले सेक्टर्स ना रहेंगे, सारे में से रहेंगे, मगर डोमिनेंट प्लेयर्स रहेंगे। Right. Well, I think lot of questions are repetitive and there is lot of thank you messages also which says